बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस आ शालू खिन्न मन से टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वो पिछले शहर में छोड़कर आई थी। शालू की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है? शालू की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी शालू उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे शालू को पूना से गुड़गांव शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति सुधीर का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी शैली का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर सोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड सेक्शन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन शालू, उसकी स्थिति तो जड़ से उखाड़ कर दूसरी जमीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था पूना में। उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर सुधीर के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही है। उसका करियर तो चौपट ही समझो, और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टोह तो नहीं ले रही। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते शालू परेशान हो उठी। 2 दिन बाद सुधीर टूर से वापस आए तो शालू ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। सुधीर को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शालू का घर को दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह शालू ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया औरत के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। सुधीर उससे कुछ बातें कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। शालू को लगा उसने ये चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। बात करके सुधीर घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ क्यों आई है? शालू ने चिंतित स्वर में सुधीर से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? शालू का विस्मित चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शांतनु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। सुधीर का चेहरा भी तृष्णा से भर उठा। वहीं शालू याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर गायत्री निवास लिखा था। वहीं एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है।
शालू चिंतित हो उठी। नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें ना सही, उन्हें तो है। और अगर हमारे यहाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर शालू ने हाँ कर दी। गायत्री देवी अंदर आ गई। क्षीण काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरे में कुछ जमे और कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुधीर और शालू को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराए घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियाँ, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर स्वर भर्रा आया था। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ, मगर शांतनु के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आई। शालू और सुधीर निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस चौखट को छोड़ने को तैयार ही ना थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। शालू गायत्री देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से सुधीर को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और उनके टूटे दिल को आराम भी मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें? अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाना पहनने को देंगे उन्हें। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों को देख संभाल सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की, बच्चों की, खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। सुधीर ने सहमति दे दी। अंदर जाकर शालू ने संभल कर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। फिर बोली, नहीं, आपको नाहक की परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी गायत्री देवी शालू की आंखों में छिपी मंशा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना ना कर सकी। गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गई। आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। शालू और सुधीर बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कोई बच्चों के पास बैठकर बातें करने का भी समय नहीं होता था। पहली बार शालू ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।